आपका टॉपिक है ओरिएंटलिज्म एंड जेंडर, राइट। ओरिएंटलिज्म एंड जेंडर के अंदर आपको काफी सारे यहाँ पे वीडियोस भी नजर आ रहे होंगे, तो आई वुड सजेस्ट के हैव ए लुक ऑन दीज वीडियोस, क्योंकि दीज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ओरिएंटलिज्म एक्चुअली है क्या, राइट। सो और within Orientalism what gender exactly means. Do you know कि Orientalism क्या है? कोई क्वेश्चन है किसी का Orientalism के ऊपर? Miss, the study of people, living in Asia, I think. Yes, I think आपका जवाब more or less ठीक ही है. So आपसे मैं ये कही थी कि Orientalism and gender ये रीडिंग गूगल क्लासरूम में पढ़ी हुई है. So let's look at a video. I think वो आपको जरा कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा. Let me know कि आपको इसकी आवाज सुनाई दे रही है. The term Orientalism describes a patronizing Western attitude towards other cultures. जी, any comments? Anyone? जो आपको जो भी समझ में आया, आई वुड से कि ट्राई एक्सप्लेनिंग व्हाट यू एग्जैक्टली अंडरस्टूड बाय ओरिएंटलिज्म, एंड डिड यू अंडरस्टैंड कि ये किसने क्रिएट किया ऑल लिटरेचर या ओरिएंटल स्टडीज? मिस एडवर्ड सईद ने क्रिएट किया. ऑफ कोर्स एडवर्ड सईद ने किया. और मेन मिस मुझे ये समझ आया काफी रेसिस्ट था पहले जो व्यू था इनका वेस्ट में, तो उसने जो बुक लिखी उसकी वजह से काफी बेहतर हो गया था. हाँ, सिचुएशन तो शायद आज भी नहीं चेंज हुई, बट बेसिकली उसकी वेस्ट के अंदर यू कैन से कि वेस्ट में और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म. क्योंकि सईद एक्चुअली अगर आप सईद का वो एक मैंने यहाँ पे आपके लिए एडवर्ड सईद का भी इंटरव्यू डाउनलोड किया है अपार्ट फ्रॉम दिस वन. ये उसका एडवर्ड सईद का इंटरव्यू है, इसमें वो काफी डिटेल में बात कर रहा है कि हाउ ही थिंक्स के ओरिएंटलिज्म एक्चुअली स्टार्टेड. वो उसकी हम इसका शुरू का कुछ पार्ट देख लेंगे अभी, बिकॉज देन ही सेज के इट गोज बैक टू अबाउट 200 years. तो बिफोर गोइंग देयर लेट्स सी कि थोड़ा सा जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओरिएंट में क्या क्या आता है. एनी आइडिया कि जियोग्राफिकली उसने कौन से कंट्रीज मेंशन किए अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम जस्ट सेइंग के ईस्टर्न कंट्रीज, उसने कुछ जियोग्राफिकली लैंडस्केप आइडेंटिफाई किया था? कैन एनीवन कमेंट कि व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप इट वाज? मिस मेनली मिडिल ईस्टर्न लग रहा है मुझे. हाँ, उसने स्टार्ट किया अफ्रीका से, बिकॉज जो आपको मैंने अभी वीडियो दिखाया उसके स्टार्ट में आई थिंक कि शायद किसी किस्म के कॉपीराइट क्लेम की वजह से चंद सेकंड्स जो थे शायद डिलीट हुए थे, बट बेसिकली व्हाट द वीडियो सेड कि देयर आर अबाउट 22 कंट्रीज included in the list of Orient. ठीक है, तो ओरिएंट मोस्टली, हालांकि ओरिजिनली ये वर्ड असाइन था ईस्टर्न यूरोप को, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ईस्टर्न यूरोप और बाल्कन स्टेट से निकल के ओवर द पास्ट 200 years और सो इसको ज्यादा ईस्टर्न कंट्रीज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें यू वुड से कि अफ्रीका के अलावा मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट के अलावा इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन है वो इंक्लूड कर लिया, क्योंकि जो मैनिपुलेटिव इंपीरियलिस्ट थॉट है उसको वो ये कह रही है कि जो एनीथिंग अदर देन वाइट जो है ऑपोजिट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी जिसको भी वो कह सकते थे, दे नेम्ड ऑल ऑफ देम एज ओरिएंटल कंट्रीज. जो ईस्टर्न कंट्रीज या आजकल ईस्ट और वेस्ट के बजाय न्यू कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा होगा. Since past few years, people are less talking about East and West, and they are talking more about North and South. तो जिसको आप कहेंगे कि North is more used for imperial thought, के जो West है उसको अब वो West से ज्यादा North कहना शुरू हो गए हैं, और जो East है उसके लिए East के बजाय South का वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. Now they call it North-South conversations.
जिसको पहले वो ईस्ट और वेस्ट का एक वर्ड इस्तेमाल होता था। तो बेसिकली जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू माइट हैव नोटिस्ड कि दिस वीडियो सेड के विमेन आर एक्सोटिक या पीपल आर एक्सोटिक, इस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल किए, और उसके साथ आपने थोड़ी सी पुरानी इजिप्शियन लुक और सेक्सुअलाइजेशन जो था वो दूसरा वर्ड उसने इस्तेमाल किया था कि अपार्ट फ्रॉम एक्सोटिसिज्म सेक्सुअलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न वुमन जो है वो दैट इज पार्ट ऑफ ओरिएंटल थॉट। क्योंकि जितनी भी आपको उसमें पेंटिंग्स नजर आ रही थी इन दैट वीडियो यू कुड हैव सीन कि पेंटिंग में ओल्ड पेंटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्टर्न वुमन को एक खास स्टाइल से उन्होंने उसको एग्जिबिट किया, एंड इवन इन फिल्म्स जो कि उसने हॉलीवुड फिल्म्स मेंशन की, और साथ में यू माइट हैव नोटिस कि उसमें इसका बहुत अरेबियन नाइट्स टाइप ऑफ जो हॉलीवुड फिल्म्स हैं या यूनिवर्सल एनिमेटेड फिल्म्स हैं फॉर चिल्ड्रन, उसका भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि उसमें एक खास किस्म की ओरिएंटल इमेज जो है वो प्रेजेंट की जा रही है। So let me show you another clip. हम पूरा तो देखने के बजाय हम इसको पार्टली देखेंगे एंड विल सी कि वो उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। Right. So can you try describing the images that you just saw in Lawrence of Arabia? It is, I believe it was a 1960s film. So can you describe what kind of images you noticed and how those images provide a contrast between East and West? Ma'am, can you repeat the question? जो मैंने आपको अभी क्लिप दिखाया है, that clip actually was showing certain images of East and West. So I'm asking what kind of images did you notice? Images of the East. How would you say East is presented in this clip? Ma'am, it's mostly deserts and everything like that. Or And somehow every character has something on their head, matlab it's covered. all right. ये characters तो you can see कि जो Lawrence है, his head is also covered. So I wonder कि head is covered because there is heat in desert. थोड़ा सा और देखें, what else, you know, like apart from ये आपको क्या नजर आया? You are looking at camels, right? Yes, ma'am. Right. So यहाँ से जब ये अभी इसकी जब movement start हुई थी, तो try seeing कि what else is there. ये देखें, आपने देखा कि ये vehicle जो है, just notice. Yes, ma'am. इसका wheel ही देख लेना. So basically, if you look closely at images, you would realize कि जो east है, उसको underdeveloped place के तौर पे present किया है. So वो जो less development का element है, वो आपको नजर आएगा in the kind of carts, you know, you can see के मतलब war field के अंदर they have these guns जो कि शायद इतनी advanced नहीं है, and they are using transportation के लिए they are using camels and this kind of carts etc. जो कि शायद ज्यादा देर चले भी ना. Right, so basically you can say that Eastern people are shown as underdeveloped, uneducated, exotic, etc. So उन images के through ही आप अपना comment जो है उसको support करेंगे ना. Right. So basically वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी regarding covering heads,
आई थिंक वो खरतूम 1966 में इट वाज मोर विजिबल, और उस स्पीच के अंदर जो जो भी था ये लीडर, उसने कम से कम 3 मरतबा प्रॉफिट मोहम्मद का वर्ड यूज किया. So you can see that you were actually looking at a large group of people, all of whom had covered their heads with white pugs or whatever. जो इनके सर पे ये Arabs जो पहनते हैं, I don't know what they call it. Does anyone know इसको ये क्या कहते हैं? Whatever they are wearing on their heads. मैम Right? टर्बन एक टर्बन तरह हाँ, whatever type of turban it is, या जो भी इनका headdress etc. है, तो you can see this is how the Muslims were presented in that particular film. ये एक और film है, this is not from 1960s, so you can see कि actually what Hollywood is doing or how Hollywood is presenting people from the Middle East in 1980s. Just see कि यहाँ पे क्या हो रहा है and try guessing कि कौन सी country हो सकती है. So what did you notice in that Indiana Jones film from 1981? इंडियाना जोन्स का क्लिप खत्म हो गया ना, ये था इंडियाना जोन्स का क्लिप. So any idea which country it might be? There is a flag in the backdrop. I'm not sure कि किस country का, but it looks like कि Egypt में होगा. So what did you learn from this particular scene about the Middle East? Ma'am, can you play it again, please? Okay. So मैं आपसे ये कह रही थी कि what did you learn from this scene? जो काफी फनी तरीके से दिखाया हुआ है, और जो इंडियाना उसको काफी इंटेलिजेंट दिखाया हुआ है कि मतलब स्मार्ट है. Right. So he is shown as smart, but how would you say that smartness is depicted? मतलब उसके पास गन है और वो दूसरे के पास स्वॉर्ड है. क्या मैं ये Precisely. क्योंकि when he actually jumps into this crowd, आपने देखा कि वो एक कार्ट के साथ लटक के आ रहा था, and he found all these people. He runs into the crowd and he sees this man जो कि he's swirling his sword. साथ में you can also notice कि इस crowd में there were some women in burqa और abaya kind of thing. ये जो आपको नजर आ रही थी ना, यहाँ पे पिछले शॉट में भी नजर आ रही थी कि women were standing right here. Sorry, मैं आपको पिछले शॉट में you can see these women are standing here, right? और उसके बाद अगले शॉट में he just takes out his gun and shoots this guy. तो एक तो आप you can clearly say कि ये जो आदमी sword लेके फिर रहा था, actually वो बहुत primitive methods use कर रहा था for war, probably in 20th century. और फिर you can look at the dresses of these men and few women. हालांकि crowd में आपको male female दोनों ही नजर आ रहे हैं, but you can see all of them have covered their bodies almost fully. तो और फिर उनके primitive and stupid ways के मुकाबले में he is supposedly smart, और and he has something जो कि relatively advanced है, right? तो he solved the problem in just a minute, जिसके बाद सारा crowd disappear हो गया. Let's look at the next one. How do you think Sahara has presented people from the East and West? They believe that hitting women can change the behavior. Who believes? I mean, the people from that time. From the East. People Yeah. from the East, right? So basically, Sahara 1983 is presenting men from East oppressing women. What is the skin color of the woman? Miss White, I guess. White. Yes. So apparently, black men, yeah, Eastern people are not only just hitting women or oppressing women, but they are also oppressing white women. So white women के लिए threat नजर आ गया ना. और oppression के अलावा आपको क्या नजर आया उस वीडियो में? कि सब उसको देख रहे हैं, nobody is doing anything for her or trying to save her or anything. Right. Okay.
ऑल राइट, सो बेसिकली जो ईस्ट का मेल है उसको उन्होंने एग्रेसिव, ऑप्रेसिव एंड हार्मफुल एंड डेंजरस, जो एक्सोटिसिज्म है उसके अंदर उससे रिलेटेड डेंजर भी क्रिएट कर दिया। ओके, सी द नेक्स्ट वन। जी, आपने कोई भी बैक टू द फ्यूचर सीरीज की कोई भी फिल्म देखी हुई है? मिस मैंने देखी हुई है सारी, लेकिन बहुत पहले देखी थी। राइट, सो उसमें आपने, यू माइट हैव नोटिस्ड कि इस दफा वो जहां भी मिडिल ईस्ट में मौजूद था वहां पे पीपल फ्रॉम ईस्ट एटलीस्ट हैड Volkswagen sort of thing. मतलब मोबाइल थे, they were not moving on camels or horses etc. इस दफा तो वो एक प्रॉपर व्हीकल पे थे, बट अगेन जो बैक टू द फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नजर आ रही है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके पास तो नहीं थी ना, द पीपल हु वर गोइंग टू अटैक हिम। सो नेचुरली यू कैन सी कि ये जो अटैकर है उसके पास गाड़ी तो मौजूद है, तो ही इज रिलेटिवली एडवांस्ड एज अपोज टू हाउ दे आर शोन इन अदर फिल्म। लेकिन फिर भी उनके पास इस तरह की एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो मौजूद नहीं है जिस तरह की वेस्ट के पास है। सो अगेन दे वर शोन एज बैकवर्ड, सैवेज। जो पिछला वाला सीन था उसमें भी मेल वॉज शोन एज सैवेज, और इसमें भी देर इज सम थ्रेट फॉर साइंटिफिकली एडवांस्ड पीपल, जो कि आपको इस सीन में यू कैन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो वेस्ट के पास है। राइट, सो लेट्स सी, ये जो आपकी यूनिवर्सल वॉल्ट डिज्नी फिल्म है, लेट्स सी हाउ अलादीन 1992 इज प्रेजेंटिंग ईस्ट एंड वेस्ट। आपने एग्जैक्टली व्हाट डिड यू हियर? जी, एनी कमेंट ऑन द लिरिक्स? Ma'am, I was focusing more on the visuals, so I didn't. All right, मैं इसको दोबारा प्ले कर रही हूँ, जस्ट ट्राई के, बिकॉज आई कीप ऑन सेइंग के टेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो विजुअल्स तो व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट द विजुअल्स? बिकॉज मैं आपको दोबारा प्ले करूंगी एंड आई वुड वांट कि आप जरा लिरिक्स को नोटिस करें। जी, मैं सिर्फ सैंड ही नजर आ रहा है और काफी डेसोलेट सी जगह है, मतलब सैंड, डेसोलेटेड प्लेसेस, जिसका मतलब ये है कि सेटलमेंट या पीपल वेयर पीपल रिजाइड वो इतनी कोई डेवलप्ड नजर नहीं आ रही ना। आप न्यूयॉर्क जाएं तो न्यूयॉर्क को जो लैंडस्केप आप यहाँ पे देख रहे थे, इनको कंपेयर तो कर ही नहीं सकते ना। सो पीपल आर लिविंग इन डेजर्ट्स, दे आर ट्रेवलिंग ऑन कैमल्स, और जिसका मतलब वही है कि प्रिमिटिव बीइंग्स, जिसको आप कह सकते हैं, जिनका लाइफस्टाइल में और फिर जिस द काइंड ऑफ टर्बन दिस गाय वाज वेयरिंग ऑन हिज हेड बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड थी, बट यू कैन सी कि उसमें उसकी प्रिमिटिवनेस जो है वो फर्दर एनहांस हो रही थी। नाउ ट्राई नोटिसिंग के लिरिक्स क्या हैं। जी मैम, मिस, लेकिन ना ये सारी जो ईस्ट का वो है, देयर आर कैमल्स, देयर आर डेजर्ट्स, वो चीज बिल्कुल कंसिस्टेंट है टू रिप्रेजेंट के ये ईस्ट है एंड एवरीथिंग, एंड द टर्बन्स। हाँ, क्योंकि 1960s में भी आपको यही नजर आ रहा है, 1980s में भी यही सेम नजर आ रहा था। राइट नाउ अलादीन जो है इट इज फ्रॉम 1992, तो वो सेम जो। जी मिस, इसमें जो एरा दिखाया हुआ है अलादीन में, मिस ये तो पुराना ही दिखाया हुआ है इन्होंने, मतलब कोई मेडिएवल एरा से पहले का। हाँ, मिडीवल एरा से, क्योंकि अगर आप अलादीन, अगर आप वो जो मैंने आपको बताया ना कि बीच में एक वीडियो है जिसको मैंने अभी तक प्ले नहीं किया, वो वीडियो एडवर्ड सईद का इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में वो ये एक्चुअली ही इज लुकिंग एट इमेजेस फ्रॉम द पास्ट 200 years एंड आल्सो टेक्स्ट बुक्स या पोएट्री बुक्स या फिर ट्रेवलॉग्स एक्सेट्रा, क्योंकि लोगों के पास पहले टेलीविजन तो नहीं होता था, बट पीपल वर राइटिंग देयर ट्रेवलॉग्स इवन 500 years ago। तो वो पुरानी पेंटिंग्स और ट्रेवलॉग्स को देख के ही सेइंग कि दिस इज ऑल हाउ ईस्ट वाज प्रेजेंटेड इवन 100 years ago और 200 years ago। तो आपका जो क्लेम है कि ये पीरियड स्पेसिफिक है जिसकी वजह से वो इस तरीके से दिखा रहे हैं, ऑफ कोर्स अलादीन इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी जिसको वो अरेबियन नाइट्स के साथ वो कर रहा है, बट आई डू सजेस्ट कि ट्राई नोटिसिंग के उसने टेक्स्ट या वर्ड्स किस किस्म के इस्तेमाल किए इन द सॉन्ग। राइट, ओके, आई विल प्ले इट फ्रॉम हियर। क्या समझ में आया अभी तक?
मैम जैसी म्यूजिक है और जैसे विजुअल्स हैं ऐसे मिडिल ईस्टर्न टाइप लग रही है कुछ जगह। ऑल राइट, लिरिक्स में वर्ड्स क्या थे? उसने कहा फार अवे लैंड, हीट इज इंटेंस एंड इट्स बारबैरिक, राइट? तो बेसिकली अगर सॉन्ग ही बारबैरिक उसको कह रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द वे अलादीन स्टार्ट्स, it's introducing Middle East as a barbaric place, right? तो और ना सिर्फ ये कि बारबैरिक और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हीट का एलिमेंट जो है वो हाईलाइट कर दिया कि इट्स इंटेंस, हीट इज इंटेंस एंड इट्स बारबैरिक। तो बेसिकली यू कैन से कि अलादीन जो कि यूनिवर्सली पॉपुलर है, यू माइट हैव वॉच्ड दिस फिल्म व्हेन यू वर चिल्ड्रन, एंड प्रोबेबली अगर आप उसको आज भी दोबारा देखेंगे तो यू वुड नोटिस कि इट्स प्रेजेंटेड एज अ बारबैरिक। East is presented as people with barbaric origins. कि आप ये देखें ना कि फायर को वो अभी अपने मुंह से निकाल। Any comment on True Lies? Again 1994 की फिल्म है। You can see कि ये 9/11 से चंद साल पहले की है, क्योंकि 9/11 जो है वो 2001 में है and it's a 1994 film. So you can see through this film what True Lies was actually showing to Americans or the world just a few years before 9/11. क्या दिखा रहे थे? मिस वो दिखा रहे हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न लोग हैं वो विलन्स हैं और अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज बोल रहे हैं और काफ़ी प्रिमिटिव तो नहीं लेकिन लेस एडवांस्ड। हाँ, लेस एडवांस्ड है। आई थिंक कि शायद आपने ट्रू लाइज ना देखी हो, बिकॉज इट्स अ 1994 फिल्म, बट दिस फिल्म एक्चुअली ओपन्स विद एन इमिग्रेशन काइंड ऑफ शॉट, क्योंकि एयरपोर्ट पे फिल्म का जो फर्स्ट शॉट है दैट इज एक्चुअली शॉट ऑफ पासपोर्ट ऑफ समबडी फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, क्योंकि जब फिल्म स्टार्ट ही पासपोर्ट की इमेज से होगी जिसमें यू कैन सी somebody's face and you can see के लैंग्वेज जो वहाँ पे लिखी हुई है पासपोर्ट के ऊपर, द लैंग्वेज दैट यू नोटिस इनसाइड दैट इमेज वो ये है कि पासपोर्ट के साथ सारा कुछ अरबिक में लिखा हुआ है। तो नेचुरली जो एज व्यूअर आपकी फॉरन अटेंशन विल बी ड्रॉन टू व्हाटएवर यू आर वाचिंग, क्योंकि ट्रू लाइज जो है वो आई रिमेम्बर कि मैंने देखी थी व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन यूके बैक इन 1994-95। तो ये उस वक्त जब नई रिलीज हुई थी, आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ 1995 ये लंदन में वो दिखा रहे थे। तो आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि फिल्म का पहला शॉट जो है वो पासपोर्ट ऑफ अ मैन फ्रॉम मिडिल ईस्ट जिसपे अरेबिक लिखी हुई थी, और वो न्यूयॉर्क, आई थिंक प्रोबेबली ही इज एंटरिंग न्यूयॉर्क एट दैट पॉइंट। एंड यू सी लेटर के बाकी फिल्म जिस तरह डेवलप हो रही है, तो आपने जो कहा कि वो दिखा रहे हैं वो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एक्चुअली फिल्म इज हाईलाइटिंग टेररिज्म, जो कि अमेरिका जो है वो 1990s में भी फील कर रहा था फ्रॉम द मिडल ईस्ट। अपार्ट फ्रॉम इट, जो इसमें आप कह सकते हैं कि जो स्टार्ट में देयर वाज दिस वुमन इनसाइड द कार, ये खासा लंबा सीक्वेंस था जिसमें आपको ये आई थिंक यहाँ पे था, यू कैन सी दिस वुमन इनसाइड द कार। You can probably relate this image to Donald Trump's election campaign, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये बहुत ज्यादा हाईलाइट किया कि अमेरिका गिव्स फ्रीडम टू इट्स वुमेन एंड अमेरिका गिव्स, वो जो ऑरलैंडो डिजास्टर था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि क्योंकि इफ यू कैन रिकॉल वो ऑरलैंडो डिजास्टर जो था उसमें गे क्लब था एक्चुअली, जहाँ पे किसी अफगान ओरिजिन के मुसलमान ने शूटिंग की थी। सो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन एक्चुअली हाईलाइटेड कि अमेरिका गिव्स फ्रीडम टू women, अमेरिका गिव्स फ्रीडम टू gay people to live
the way they want to live. अच्छा, उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब ये when these terrorists were feeling कि they are safe, क्योंकि वो समंदर में गिरी नहीं ना उनकी कार, just then वो बर्ड आपने देखा, सीगल whatever, ये इनकी कार के ऊपर आके बैठ गया. So you can see कि Americans were protected just by this eagle because God wanted to protect them. So you can see that this particular film is showing that God is on their side and God is not on the side of the terrorist, because a bird flies down and saves them. Right, let's see the next one. So how would you, what did you learn from this scene about Eastern people and Western man and woman? Miss Western are shown to be more educated, and the Eastern guy is shown as a pervert and money hungry. And he is also shown as very brutal. At the same time, he's trying to negotiate this woman into a relationship. वो कर रहा है ना कि I am a very lonely man. और despite that, जो इसकी ये आपका The Mummy, you can understand कि ये film definitely Egypt में shoot हुई है. So Egyptians are shown as barbaric, exotic, uneducated, savage people. Or the woman is so intelligent that even in this crisis, she keeps her calm and actually negotiates a business deal with this guy, right? So this white woman is actually very smart. Or when this Egyptian man is trying to kill her husband, तो वो उससे simply ये कहती है कि he knows the way to city of the dead. So naturally everyone is looking for money or gold, etc. तो ये इसके साथ 25% पे डील कर लेता है and he lets her husband live, right? So basically you can understand कि ये 1999 की फिल्म है, just before it was shot or released just before 9/11, right? So you can see that until this time, all these people from this part of the world are being presented as barbaric. And you can also see how white women are appearing in all these different films. So even जो white woman को threat है, because in an earlier scene यहाँ पे जो था, I think he was punishing the white woman. और दूसरे में यहाँ पे भी you saw कि इस जगह पे white woman was being punished by a black man or a man from East. और यहाँ पे a white woman is intelligently solving the problem or negotiating a business deal with this man from barbaric or savage guy from the East. Okay, so let's look at some of the images. You can see कि ये 40 years के ऊपर ये clips जो थे वो spread थे, because they started from 1962 to 1999. तो clearly आपको 40 years जो हैं वो इसके अंदर नजर आ गए. So just try, let's see कि what Saeed is saying here. Okay. जी, मैं पूछ रही थी कि हमने अभी जो इसका इंटरव्यू देखा एडवर्ड सईद का, वो जो कॉन्वर्सेशन कर रहा था कि अबाउट परपेचुएटिंग इमेजेस ऑफ द ईस्ट ओवर पास्ट 200 years, एंड ही एम्फसाइज्ड कि यहाँ पे खास तौर पे ही सेड कि ये जिरार्ड बिन नेवाल, आई थिंक ये 1820s की किताब है, दूसरी 19th, यानी एक 19th सेंचुरी की बुक है, अर्ली 19th सेंचुरी की दूसरी 100 years later वो यही कह रहा है कि जिरार्ड जो है वो लेन को कोट कर रहा है. तो लेन इज अबाउट 200 years old आई बिलीव, और जिरार्ड बिन नेवाल जो है ये 100 years old है. तो बेसिकली ही सेइंग के ईस्ट जो है परपेचुएट्स इटसेल्फ. जो इमेजेस ऑफ द ईस्ट उसने बात की ना, तो देन ही सेड कि चाहे वो इजिप्शियन हो, सीरियन हो, इंडियन हो,
for people of the West, all these three people are same. और मैंने आपसे पूछा था कि दूसरी कौन सी चीज जो उसने कहा एम्फसाइज की है, वो कह रहा था कि इट लुक्स लाइक द वे वेस्ट प्रेजेंट्स ईस्ट, उसमें इट डज नॉट थिंक कि ईस्ट डेवलप्स और ईस्ट चेंजेस, इट प्रेजेंट्स अ परसिस्टेंट इमेज ऑफ ईस्ट आउटसाइड हिस्ट्री, जिसमें थिंग्स एंड पीपल डू नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिर उसने खास तौर पे स्विस कैनाल 1973 वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मेंशन की, दैट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वर थिंकिंग कि इजिप्शियंस कांट डू एनीथिंग, and when they actually crossed Suez Canal, they were surprised because they felt कि Egyptian actually exhibited, they had all the capabilities to fight a modern war. तो मॉडर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप ये भी देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज इमेजेस आर एक्चुअली शोइंग मैन, विच मीन्स के ओरिएंट के अंदर उसने कोई सिग्निफिकेंट फीमेल दिखाने की कोशिश नहीं की, अपार्ट फ्रॉम के यहाँ पे आप यू माइट हैव नोटिस कि उन्होंने खुमैनी की पिक्चर प्रेजेंट की, और एक यहाँ पे आई थिंक के जो है जो इराकी था आपका सद्दाम हुसैन, उसकी पिक्चर भी डाली गई थी। तो यू माइट हैव अंडरस्टूड के वेस्टर्न वर्ल्ड में सद्दाम हुसैन हैड वेरी बैड रेपुटेशन, ही अटैक यू नो लाइक कुवैत पे अटैक किया, एंड ही वाज आल्सो एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग केमिकल वेपन्स, और उसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी उसके ऊपर इल्जाम था, दो इट कुड नॉट बी प्रूव्ड। यू कैन आल्सो सी के हाउ दे आर प्रेजेंटिंग इमेजेस ऑफ वुमेन फ्रॉम द ईस्ट, जिसमें दिस लुक लाइक मुस्लिम वुमेन फ्रॉम ईरान या जो भी मिडल ईस्ट को दिखाना चाह रहे हैं। तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि द वे दीज वुमेन आर प्रेजेंटेड, राइट, ये काफी एक डेंजरस लुक थी of these women, बच्चों के साथ भी, and the way this older woman is behaving, you can see ke these images actually are presenting women in a very bad manner. और जो ईस्टर्न मैन थे, जैसे इज्जत जाहिद ने शुरू में कहा था कि they are showing all men covering their heads as well, तो यू माइट हैव नोटिस्ड के मेल जो है वो इस तरह का एक स्कार्फ में भी अपीयर हो रहा है, मैनी मिडल ईस्टर्न मैन वुड अपीयर लाइक दिस। तो टेररिस्ट को उन्होंने ये मिडल ईस्टर्न स्कार्फ के साथ कंबाइन कर दिया ना। और अगेन जो मैं आपसे बात कर रही थी कि प्रिमिटिव लोग के मिडल ईस्ट के लोग जो हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत प्रिमिटिव है। यहाँ पे जो आपको एक नजर आ रही है, यू कैन सी कि बड़ी एक मिस्टिक सा और एक एट द सेम टाइम ये बच्चा खड़ा हुआ है विद हिज बैक टुवर्ड्स टुवर्ड्स पीपल हु आर व्यूइंग फ्रॉम आउटसाइड। कि जो इनसाइड द फ्रेम है व्यूअर, यू कैन सी कि बच्चा एक्चुअली न्यूड है, एंड ही इज होल्डिंग दिस बिग कोबरा काइंड ऑफ थिंग इन हिज हैंड्स। तो एक मिस्टिसिज्म क्रिएट हुआ है। तो जिस चीज को हम सूफी डांस कहते हैं, उसको सूफी डांस को भी उन्होंने एक एग्जॉटिक इमेज ऑफ ईस्ट के तौर पे प्रेजेंट किया, और जिसको आज की दुनिया में वी आर ऑलवेज सेइंग कि वेस्ट इज वेरी इंटरेस्टेड इन सूफीइज्म। तो यहाँ पे देयर वर सर्टेन इमेजेस जिसको हम सूफीइज्म से लिंक कर सकते थे, but those images are also presented in very primitive style. तो ये जितनी भी images हैं, so you can understand कि definitely जो सूफीज़म है, it is also linked not to something जिसको आप कह सकते हैं scientifically advanced। ये सद्दाम हुसैन की पिक्चर आ गई, खुमैनी की पिक्चर आ गई, and all other things। तो जहाँ पे जो आपकी जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप को भी एक प्रिमिटिव और बारबैरिक लाइफस्टाइल के साथ लिंक कर दिया गया, राइट। सो मेनी ऑफ दीज इमेजेस एक्चुअली यहाँ पे एक सूफी डांस की भी पिक्चर थी, जो आपने शायद वहाँ पे नोटिस की हो एट द स्टार्ट। So I would, with this background, I would suggest कि ये एडवर्ड सईद की फिल्म गूगल क्लासरूम में पड़ी हुई है, ये 40 मिनट्स की फिल्म है। I would suggest कि आप इस फिल्म को देख जरूर लें, because it will give you a pretty good idea of how they are presenting
people from East in their films. Let's see another clip before we start reading Yasmin Javani's article. Now you can see कि ये 1921 है इस फिल्म का साल. So you should try seeing कि 1921 में it looks like a white woman talking to a black black man or a man from Orient. So you should see, you should try noticing important points in their conversation. आपने नोटिस किया था कि 1921 में चूंकि साउंड मौजूद नहीं थी तो वी कैन नॉट वॉइस यानी डायलॉग रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, तो डायलॉग जो था वो एक्चुअली स्क्रीन पे लिखा हुआ आया था. डिड यू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द डायलॉग? और मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ. ट्राई सीइंग कि हाउ डायलॉग्स यू नो लाइक हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू शो द डिफरेंस between Middle Eastern man and a white woman. आपने डायलॉग्स नोटिस किए इन दोनों के, मेल के, मिडिल ईस्टर्न मैन एंड वाइट वुमन? हमद रिजवान? एनीबडी? आपने डिड यू नोटिस द डायलॉग्स? देखें, ये जो मिडल ईस्टर्न मैन है, नंबर वन, ही इज वेरी एग्रेसिव विद द वाइट वुमन. सो एक्चुअली वाइट वुमन इज इन अ काइंड ऑफ थ्रेटनिंग सिचुएशन राइट नाउ, राइट? पहले ये स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो वो दोनों टेंट के बाहर खड़े हुए थे. राइट नाउ दे आर स्टैंडिंग इनसाइड द टेंट. And this Middle Eastern man is telling her that I am not accustomed to disobeying orders, right? He is ordering this woman, or white woman answers him, I am not accustomed to obeying the orders. So basically, you can see कि जो stance है white woman का regarding obeying orders वो बड़ा clear है. जहाँ पे Middle Eastern man उसको ये कह रहा है कि he is not accustomed to disobeying orders. So white woman is saying she is not accustomed to obeying orders, which means that nobody makes decisions for her, right? She makes all her decisions herself. So basically आपको इस छोटे से 1921 के clip में, which is about 100 years old, you can see कि white woman actually is showing her agency. मैंने आपसे ये कहा था कि people who can make their decisions have the agency, right? Decision power उनके पास होती है. So even 100 years ago, the film is showing that white woman had the agency, right? क्योंकि उसके पास agency है, तो she is saying she is not. मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि यहाँ पे जो हमने इस 1921 की फिल्म है शीक, राइट? सो आई सेड कि उस जमाने में चूंकि वॉइस रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, so the film actually is showing dialogues in written form, right? So जो मेल का डायलॉग है वो ये है कि he is not accustomed to disobeying orders, क्योंकि he is a middle eastern man. और उसके सामने एक white woman खड़ी है जो कि उसको जवाब देती है, I am not accustomed to obeying orders. So basically this point actually emphasizes agency of white woman, जो कि she was liberated even 100 years ago. Please, this is a theoretical concept. जो एजेंसी की मैं बात कर रही हूँ, people who can make decisions for themselves have the agency. So the film is actually showing that this white woman had agency even 100 years ago, जबकि ये जो black या ये जो middle eastern man आपको सीन में नजर आ रहा है, he is not accustomed to disobeying, right? So it means कि he oppresses women in particular. So film उसको oppressor के तौर पे दिखा रही है. Road to Morocco. So is Morocco a Muslim country? Yes. Okay. So basically film जो जिस चीज को re-emphasize कर रही है again, कि you can see कि जो Muslims, you can understand कि जो environment है
वो एक स्पेसिफिक किस्म की एनवायरनमेंट है, और उसके अंदर वो जो दरवाजे से आपको एक और लाइक दिस पर्सन, आई थिंक दिस मस्ट बी अ वाइट मैन। ऑल राइट, सो बेसिकली उसने मोरक्को की भी जो कॉन्वर्सेशन की, यू माइट हैव नोटिस कि उस कॉन्वर्सेशन में उसने विलन्स का लफ्ज जो है वो एम्फसाइज कर दिया। सो बेसिकली द व्यूअर शुड बी रेडी टू मीट विलन्स इन मोरक्को, अगेन अ मुस्लिम कंट्री और अ कंट्री फ्रॉम द ईस्ट। मैंने आपसे कहा कि ओरिएंट का जो वर्ड है, द मीनिंग इज ईस्ट। ओरिजिनली ये वर्ड इस्तेमाल होता था फॉर ईस्टर्न यूरोप, लेकिन ओवर पास्ट 200 years इसका कोई ताल्लुक नहीं है ईस्टर्न यूरोप से। द वर्ड ओरिएंट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर पीपल फ्रॉम 22 कंट्रीज, जिनमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ऑल मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसको around that time आप इंडिया कहते थे। तो wherever you hear India, basically it implies कि पाकिस्तान and बांग्लादेश are part of Orient. मिस चाइना जापान वगैरह नहीं आती है ओरिएंट में? Right, so basically again के एक स्मार्ट सॉल्यूशन इज ऑलवेज विद द वाइट मैन, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी जगह बहुत रैपिडली सॉल्व कर लेता है। फिर ओवरऑल क्या समझ में आया बाय लुकिंग एट इमेजेस ऑफ पीपल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेदर मेल और फीमेल? कोई कमेंट नहीं है? ऑल राइट, सो ये यास्मीन जेवानी का आर्टिकल है, एक्सोटिक, इरोटिक एंड डेंजरस, राइट? साउथ एशियन विमेन इन पॉपुलर फिल्म अ कॉलोनियल लेगेसी। हम जो अभी देख रहे थे एडवर्ड सईद का इंटरव्यू, ही वाज टॉकिंग अबाउट पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री, राइट? बेसिकली उसने ये कहा कि इवन हिज थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म जो है वो पोस्ट कॉलोनियल रिसर्च ही कहलाएगी ना, बिकॉज जब भी उसने ये लिखी बुक, तो बेसिकली ही वाज रिफरिंग टू पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स के ओवर 200 years these images have not changed. तो जितनी भी इमेजेस हमने अब तक देखी हैं, we can see that all these films were actually showing South Asian women as अभी इसमें साउथ एशियन विमेन की तो इमेजेस नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम जो कि आपको यहाँ पे लेट मी ट्राई चेकिंग कि आपको मैं कुछ विमेन स्पेसिफिक इमेजेस अगर हम देख सकें। आई थिंक दिस वीडियो इज नॉट प्लेइंग, but I think one of these videos actually says कि all these women in there। तो वो क्लिप जो था एक्चुअली बहुत शॉर्ट क्लिप था, आई थिंक वो शायद यूट्यूब से रिमूव कर दिया है। उस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ औरतें थीं अबाया के अंदर, और आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब के व्हाट वाज इन दोज वीडियोस, क्योंकि ये दो वीडियो क्लिप्स जो हैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो, ये दो यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो इस वक्त यहाँ से प्ले नहीं हो रहे, राइट? सो बेसिकली अबाया में जो औरतें थीं उनके ऊपर सिर्फ एक डायलॉग जो था वो था इन दैट क्लिप, और वो डायलॉग एक्चुअली सिर्फ ये कह रहा था कि आर दे विमेन इन दैट अबाया सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जिसका मतलब ये है कि अबाया बिकॉज इट फुली कवर्स विमेन, राइट? तो nobody can actually tell कि अबाया के इनसाइड if it's a woman or a man, क्योंकि अबाया तो fully cover कर रही है। If you can relate it to what happened at लाल मस्जिद इंसिडेंट से आप लोग familiar हैं कि नहीं familiar हैं? Have you heard of Lal Masjid incident from Islamabad? Yes, ma'am. Right.
कैन जी यू मैम। रिकॉल के एग्जैक्टली क्या हुआ था? जो लाल मस्जिद इंसिडेंट था उसमें मस्जिद से एक मौलाना साहब निकल रहे थे बुर्का पहन के। सो बेसिकली ही वाज अरेस्टेड इन बुर्का। और जो आर्मी जो थी, आर्मी का ऑपरेशन था 2006 ऑपरेशन ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ लास्ट 2 इयर्स। तो उसमें मौलवी साहब को बुरके में अरेस्ट किया गया था व्हेन ही ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम लाल मस्जिद। सो बेसिकली यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो वीडियो था वो एक्चुअली आपको यही कह रहा था, देयर वर विमेन इन अबाया। और जो वॉइस ओवर उसको जक्सटपोज कर रही थी, वॉइस ओवर ओनली आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आर दे रियली विमेन इन देयर, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इस किस्म के जो दो इंसिडेंट्स हैं जो कि आई कीप ऑन रिपीटिंग इन ऑल माई क्लासेस, कि आपको वट एवर यू आर सीइंग इन फिल्म यू हैव टू रिलेट इट टू रियल लाइफ इंसिडेंट। तो जो लाल मस्जिद के मौलवी साहब का बुरका में डिपार्चर था, उसको एक्चुअली यू कैन, दैट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट दैट यू कैन रिलेट टू दैट कमेंट इन दैट वीडियो, जिसको मैंने आपसे कहा कि राइट नाउ इट्स नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। प्रॉबेबली जिसने वो बनाया था वो उसने खुद ही रिमूव कर दिया, बिकॉज समबडी माइट हैव कॉल्ड इट के सेक्सिस्ट है, रेसिस्ट है, वगैरह वगैरह। सो पीपल एक्चुअली चेंज एंड दे डिसाइड to remove anything that they had been saying in the past, right? So I think कि वो video remove होने की probably, क्योंकि इस वक्त right now the video is blocked and there is a possibility कि it's blocked because people might have complained against that video. Yasmin Jawani, you can see कि जो author है probably is a Muslim woman, और इसने simply ये किया है कि she has analyzed images in all these different videos. काफी सारे आई थिंक यास्मीन ने इसमें जो अभी हम क्लिप्स देख रहे थे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वन और द अदर फिल्म इज मेंशन्ड इन हर आर्टिकल एज वेल, बट जो मैंने आपको दिखाई वो सारी इस आर्टिकल के अंदर उनका होना जरूरी नहीं है। सो यू कैन एक्चुअली सी के आप यू कैन एक्चुअली ट्राई रिलेटिंग तो फिल्म्स टू दिस आर्टिकल, राइट? तो यास्मीन, आप मुझे सिर्फ ट्राई आंसरिंग वन क्वेश्चन जो आपने, हाउ डू वी टॉक अबाउट वाइट सोसाइटी और वाइट पीपल और इंपीरियल सोसाइटी? हम वेस्ट को नॉर्मली किन वर्ड्स में, हाउ डू वी डिस्कस देम, व्हाट डू वी से अबाउट देम, अबाउट वाइट मैन एंड वाइट वुमन? what are our general comments about white men and white women? Any comment about America? Any comment about USA, Italy, France? कोई comment about Western societies? आपके बड़े जो हैं, like your mother, your grandmother, what do they say about Europe or America? अगर आप, if you suppose if you were going to UK or USA for higher studies, what will be the major concerns in your among people around you? क्या होंगे comments, उनके concerns क्या होंगी? Ma'am, I guess adjustability के concerns होंगे, या the fact that us being Muslims were not like when they were victims of racial profiling all around the world. So I guess उसके concerns होंगे. You are talking about safety, right? Yes, ma'am. Exactly. Right. So if you are talking about safety, safety भी है और identity भी है, I guess, क्योंकि मतलब in our own country we're considered to be citizens and we have a say and everything. Like in the other countries we can't really say for sure कि हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं. all right. So you are talking about speech, identity and Yes, sir. speech. उसके हवाले से, you know, उसके अलावा see when we talk about our cultures, यहाँ का पे for instance जो यास्मीन जवानी का ये जो आर्टिकल है, इसका टाइटल है exotic, erotic and dangerous, right? So आपको लगता है कि वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में, thinking about these three words, what are our comments about the Western society?
हमने जितनी भी ये अभी वीडियो क्लिप्स देखे हैं उसमें women from the east were presented as exotic women, right? For instance, यहाँ पे जो हम अभी देख रहे थे, so these are images of exotic women, right? जिसको अभी इसने सईद ने ये कहा कि these are exotic sensual women to be used by men, right? वो ये कह रहा था कि पुरानी पेंटिंग्स जो हैं, this is how old paintings present women, right? Exotic and sensual women. So मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि how do we refer to white women, for example, if Western paintings or literature are showing Eastern women as exotic, sensual, so how do we present their women in our literature, for example? We talk about Western freedom, right? Normally आपको ये देखें ना कि exotic, erotic and dangerous का जो word है, we would probably, most of us would like to deny कि this second word can be used for Eastern women, right? While Yasmin Jivani is saying कि जो Western media है वो Eastern woman को exotic and erotic and dangerous के तौर पे present करता है, right? So यहाँ पे खास तौर पे we can try thinking कि how this woman is both exotic, erotic and dangerous. क्योंकि सईद ने तो erotic का word नहीं इस्तेमाल किया, so Saeed said कि she is presented as a sensual woman to be used by man, right? और जो images थी उसमें जो even बुर्के वाली जो औरत थी, the woman in abaya, right? So the question would be कि how does that woman in abaya as exotic, erotic and dangerous? यहाँ पे भी काफी सारी औरतें नजर आ रही थी, जो आपका लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जो सीन्स थे या खर्तूम के सीन्स थे, मुख्तलिफ जगहों पे आपको जो है वो women नजर आ रही थी. तो basically Yasmin Jivani says कि these women are presented as exotic, erotic and dangerous. So question यही रह जाता है ना कि fully covered body में आप किसी को sensual, erotic या dangerous किस तरीके से कहेंगे? अच्छा, जब मैं आपको assignments देती हूँ, so please try understand कि ये just try seeing how Yasmin is starting her research paper. जब आप research paper की तरह की हैं, तो at the start she is saying कि this article examines the historical roots of contemporary images of South Asian women in popular American and British films, right? कि contemporary films किस तरह present कर रही हैं, right? So she is looking at historical roots of women's presentation. It grounds these images जो कि वो कह रही है कि discourse of colonialism, क्योंकि अभी एडवर्ड सईद ने भी ये कहा कि all these images relate to the discourse of colonialism. उसने तो उसको paintings और poetry से भी relate कर दिया, right? And then you would realize कि these images, these features are circulated in the literary and imaginative thought. हमने ये सईद के इंटरव्यू में लिटरेरी थॉट भी देखी और लिटरेरी थॉट के अलावा इमेजिनेटिव, क्योंकि उसने यहाँ पे दो तीन ये उसने पेंटिंग्स का जिक्र, और पेंटिंग्स के अलावा ही इज टॉकिंग अबाउट इट के ये देखें इमेजिनेटिव, इसको कह सकते हैं ना, लिटरेरी एंड इमेजिनेटिव थॉट, कि ये तमाम इमेजिनेटिव में आपको पेंटिंग्स नजर आ रही हैं और लिटरेरी में आपको पोइट्री और ट्रेवलॉग्स वगैरह नजर आ रहे हैं which are 100 and 200 years old. So Yasmin is actually saying कि how literary and imaginative thought of the colonizing nation showed these people at the turn of the century. So आपकी जो अपनी assignments हैं उसमें मैं आपसे I have been repeating कि आपको अपना core idea identify करना है. Which means कि whenever you write a paper, because all of you are selecting different films, right?
and you are probably looking at different kind of literature to write your paper, so you would probably end up with a different question. However, Yasmin यहाँ पे कह रही है कि her paper demonstrates how these images have been used to justify colonial domination, because in her view, whenever West shows this type of images of people from the East, right, this kind of images, so basically उसका claim ये है कि these images are used to justify colonialism. These images are used to justify attacks on these countries, right? कि अगर in your life अगर आपने देखा है in your past 20 years, if you notice कि there was a war against Iraq, जिसमें West जो है वो Pakistan was ally of US, और काफी सारी जो वॉर आपकी अफगानिस्तान के साथ हुई, तो यू कैन अंडरस्टैंड के these images are used to justify these wars, कि जब आप कहेंगे these people are barbaric, uneducated, etc., तो वो that will become your justification for attacking Afghanistan, for example, right? और barbaric declare करेंगे, and then you would say कि जी पाकिस्तान joined this war against Afghanistan, या 9/11 से related war on terror जो है, because these countries were declared barbaric, or people were declared dangerous. Okay, तो यास्मीन ये कह रही है कि how these images were used to justify colonial domination, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि presently colonial domination is continuing in Afghanistan या in Muslim countries, चाहे वो इराक है, सीरिया है, etc. And these images are used as justification, the images that we have been looking at just now, right? How they rework power inequalities into symbolic opposition, क्योंकि जब हम ये images देखते हैं तो एक symbolic opposition create हो जाती है that justifies every reason for attacking these countries. यास्मीन का चूंकि focus जो है, she is focusing on images of women in these films. जब आपको for instance फिल्म्स अगर आप देखा, या रोड टू मोरक्को की में जो आपको इमेजेस नजर आ रही थी, you could see कि in those films you would find images of Eastern women. So she's just saying कि how Eastern woman is presented in these films. तो अगर आप लिखें कि she's saying कि importance of examining such representations lies in their prescriptive and descriptive values, which means कि ये जो films हैं, ये जो images हैं, they are actually showing the values of the people or people of a group of person living at a certain place. अगर आप Egyptian या Moroccan women दिखा रहे हैं, so you are actually showing कि how these people socialize, how they live, and what are their values. ठीक है? So largely you are describing the society of a given place, and you are telling how they socialize and how they behave and how they conform to the larger society. So world में वो किस तरह रह रहे हैं. The critical concerns remain those of identifying the historical roots of representation. So this again means that historically Eastern men and men were presented as barbaric and women were presented as exotic, sensual, or dangerous, right? So this becomes the currency. वो ये कह रहे हैं कि the ways of seeing the world, because when you look at the world in this way, then you would decide the future of the world in this way as well, right? कि you would decide कि जी इस वक्त हमें अफगानिस्तान पे टेररिज्म की वजह से अटैक करना है, या हमें किसी और पार्ट पे अगर अटैक करना है, तो this will become the reason, because in popular thought you have created an image of barbaric Eastern people and sensual Eastern women, right? So यास्मीन आपको यहाँ पे ये आपको एक सब हेडिंग नजर आ रही होगी, images of South Asian in Western popular thought. So she is saying that Western popular thought actually means how people are collectively thinking about people of the East in the West, right? कि जो यूरोप के या अमेरिका के जो लोग हैं, how they conceive us, what kind of images are in their mind when they are talking about us.
राइट। तो वेस्टर्न पॉपुलर थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रही है कि अमेरिकन देखें, वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, राइट, लेकिन अमेरिकन ने तो हमें कभी भी कॉलोनाइज नहीं किया। सो व्हाटएवर दे हैव लर्न्ड फ्रॉम अस इज फ्रॉम लिटरेचर that the British or Europeans created about us over a few hundred years, for example. यहाँ पे उसने सिंपली ये कहा कि जो अमेरिकन के बारे में it can be attributed that between 1902 and 1906 only 800 people from South Asia were living in United States. From 1902 to 6 अगर सिर्फ 800 people were in US from this part of the world, so you can understand कि over 100 years the number of South Asians in America has tremendously increased, right? तो past 100 years में चूंकि number of people from this part of the world has increased in America अंडर इमिग्रेशन रूल्स या जो भी थे कि पीपल चेंज देयर सिटीजनशिप्स एक्सेट्रा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एज मोर पीपल फ्रॉम साउथ एशिया अराइव्ड इन अमेरिका, more and more Hollywood films started showing threats associated with people coming from this part of the world, right? So basically जो नेक्स्ट उसका पार्ट है वो ये है कि अगर पुराना लिटरेचर देखा जाए तो हाउ फॉर एग्जांपल 1947 से पहले तो पाकिस्तान नहीं था ना, इंडिया ही था। क्लास हो रही है, राइट। सो बेसिकली आपसे अगर आप ये जस्ट लुक एट द बॉटम ऑफ दिस पैराग्राफ, तो वो ये कह रही है कि इंडिया वाज डिफाइंड इन द हाउ इंडिया वाज डिफाइंड इन द अमेरिकन पॉपुलर इमेजिनेशन, right? It was defined as a land of scholar disease, overcrowding and rampant sexuality, right? So basically उसने simply यही कहा and excessive mysticism. So basically इंडिया और पाकिस्तान के जो मेल और फीमेल है, you can understand कि ये this is how people from this part of the world are defined in the Western popular thought. मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि how we define white woman or how we define vast white male, so basically we would have many of us would never think that rampant sexuality is associated with people from the East, right? According to this article, white man thinks of us that rampant sexuality is the character of people from the East, और जिसको वो फर्दर ये कह रहे हैं कि स्कॉलर डिजीज, ओवरक्राउडिंग, रैम्पेंट सेक्सुअलिटी एंड एक्सेसिव मिस्टिसिज्म, राइट? सो दैट इज व्हाई व्हेन आई सेड कि आप जरा ईस्ट वेस्ट को डिफाइन करें इन अ फ्यू वर्ड्स, so you can understand कि none of you actually opted for these kind of words. Nobody would say कि जो वेस्ट है वहाँ पे ओवरक्राउडिंग है या रैम्पेंट सेक्सुअलिटी है या एक्सेसिव मिस्टिसिज्म, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सूफीज्म एंड मिस्टिसिज्म अबाउट आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट यास्मीन जवानी सेज के in western thought, people from this part of the world are defined as people with rampant sexuality. Now she says that these images are borrowed from British colonial literature, and we can understand that British were here from 1794 से पहले भी वो मौजूद थे, but East India Company was formed around 1794. So from that period onwards, you would say कि जी 19th century, 20th century, and a quarter of 21st century. So you can say कि ये जो British colonial thought की वो बात कर रही है कि this actually the British created this image of the people from the East, कि these are the people who have excessive mysticism, and their other feature is rampant sexuality.
नाउ द थिंग इज कि वो ये आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश कॉलोनियल लिटरेचर को जब आप देखते हैं तो अमेरिकन्स एक्चुअली लर्नड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल लिटरेचर. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ अमेरिकन मिशनरीज केम टू इंडिया इन 1813. ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द मिडल पैराग्राफ में उसने लिखा हुआ है. And then she says कि उसके बाद she is talking about further missionary reports from 1852, जिसमें वो ये कह रही है कि 1852 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के जो हैं it says कि the deplorable ignorance, stubborn prejudices of Hindus together with their caste system and their entire absence of correct principles and finally their moral degradation. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मिड 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर रिपोर्ट है बाय द मिशनरीज अबाउट पीपल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक तो इसके अंदर मुस्लिम इज नॉट हाईलाइटेड, राइट. दिस रिपोर्ट इज हाईलाइटिंग एक्चुअली हिंदूज एज इग्नोरेंट एंड स्टबन एंड दे आर सेइंग कि जी कास्ट सिस्टम की वजह से कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेडेड है एंड मॉरल डिग्रेडेशन वाज हाईलाइटेड. Yet another typified the Hindu as lifetime liar, worshipper of a stupendous system of carnal idolatry. तो you can understand कि जो क्रिश्चियंस थे या जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो खुद चूंकि आइडोलेट्री में बिलीव नहीं करते थे तो इसलिए उन्होंने हिंदू आइडोलेट्री पे एम्फसाइज किया. यहाँ पे यू कैन सी कि ये पैराग्राफ के एंड पे लिखा हुआ है आइजैक 262. So Isaac is actually name of the author and 262 is definitely the page number. ये APA का citation style नहीं है. I have been telling you कि आपने in-text citations देनी है. APA में Isaac के नाम के साथ आप पेज नंबर के से पहले year लिखेंगे कि Isaac ने for example कौन से साल में ये बात कही थी, because she is using quotation marks, lifetime liars and worshippers of a stupendous system of carnal idolatry. तो जब मैंने आपसे कहा कि आप अपने पेपर्स में in-text reference यूज करें तो in-text reference में you will use quotation marks just like Yasmin has used here and you would also give the name of the author जहां से भी आपने वो quote उठाई होगी, right? Yasmin is saying that in 1893 Swami Vivekananda attended the Parliament of Religions held in Chicago. So right now she is talking about an Indian, naturally a Hindu hoga because she is saying the name is Swami Vivekananda. So this guy travels to America to attend some Parliament of Religions और उसके बाद उसने जो आके कमेंट के बाद दिया अबाउट द अमेरिकन, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो पहले वो ये कह रही है कि हिज विजिट कैटलाइज्ड द ग्रोथ ऑफ येट अनदर प्रीडोमिनेंट स्ट्रैंड इन द अमेरिकन कलेक्टिव इमेजिनेशन के दैट ऑफ इंडियंस एज अ फॉल्स एंड अपॉर्चुनिस्टिक गुरु हु सॉ अमेरिका एज अ लैंड ऑफ अनसस्पेक्टिंग एंड नाइव पब्लिक. Right, तो उसने कहा कि स्वामी नंदा himself is a liar and he is conceiving Americans as unsuspecting naive people, जबकि and women as gullible white women. So basically you can see कि स्वामी नंदा जो है विवेकानंदा उसने अमेरिकन्स को बिल्कुल एक गलत तरीके से कंसीव किया because she is saying he is conceiving American public as naive and women as gullible. Two dominant themes surface in these early accounts, क्योंकि वो 19th century की बात कर रही है about the notion of women, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि American fear and perception of Indians as oversexed men who were obsessed with the desire of sexual intercourse with वाइट वेमेन. तो बेसिकली वो ये कह रही है कि अमेरिकन जो फियर था या वाइट मैन फियर ये था कि जब भी पीपल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेवल टू कंट्रीज ऑफ वाइट पीपल तो दे आर एक्चुअली ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हैविंग रिलेशनशिप्स विद वाइट वेमेन, राइट. सो बेसिकली वो अमेरिकन मेल फियर को आइडेंटिफाई कर रही है कि दे थॉट के जो ब्राउन मैन यहाँ से आता है ही इज ऑब्सेस्ड विद सेक्सुअलिटी.
यहाँ पे तो वो सेक्सुअलिटी विद वाइट वुमन की बात कर रहा है, बट ही कम्स विद अ बैकग्राउंड ऑफ ऑब्सेशन विद हिज ओन वुमन एज वेल, कि ब्राउन वुमन जो या जो भी ईस्टर्न वुमन है उसके साथ भी, जिसको एक्सप्लेनेशन ये देती है कि दीज पीपल हैव टू मेनी चिल्ड्रन, बिकॉज इफ यू ट्रैवल टू इंडिया एंड पाकिस्तान यू विल फाइंड कि पीपल हैव चिल्ड्रन जिनका नंबर बहुत ज्यादा है. If some families have 6 or 7 children, there would also be families that have probably 9, 10 or 13, 14 children. I would say कि even if those numbers are low, Western societies के मुकाबले में 4 और 6, 8 बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं. So they think that the people from this part of the world are actually oversexed, right? And oversexed people who are obsessed with the desire of having a relationship with the white woman. Secondly, उसने कहा कि sexuality was an inherent part of Indian culture. And I am saying कि ये pre-1947 है, तो वो ये कह रही है कि sexuality is an inherent part of this culture. As evidenced in the ample lurid description of temple prostitutes and Indian religions and proliferated literature of the period, कि basically अगर आप for instance यहाँ पे अगर आप जाते हैं गूगल पे, और गूगल पे for example if you write Ajanta and Ellora caves, right? So you would understand कि ये जो आपको caves की for instance जो images आपको नजर आएंगी online, you would find कि इन images के अंदर when you are looking at क्योंकि इन caves के अंदर you would find कि अजंता एलोरा caves में जो sculptures हैं, sculptures are you know in sculptures में you would notice कि काफी ज्यादा भी आपको जो है वो नजर आ रही होगी. तो बेसिकली अगर जैसे उसने कहा कि आप उस फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंट किस्म के स्कल्पचर्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पार्ट में उसने रिलीजन को और टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन को लिंक कर दिया विद टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि टेम्पल से लिंक कर दिया, एंड टेम्पल्स आर रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिंदूज and for some other religions. So you can see कि जो 19th century literature है उसने टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन की वजह से उसको ज्यादा कह दिया कि जी इनके कल्चर में ही rampant sexuality या over मौजूद है, and they are oversexed people. So this imagery of excessive, whether it be sexual, violent, disorderly, backward or mystical, so basically जो image है वो है image of Eastern man and woman जो है, that is of a sexual, violent, disorderly, backward, mystical person. So you can understand कि even जो mysticism है उसको sexuality, violence, disorder, backwardness के साथ connect किया गया है in the American cinema, right? So what she is saying कि this kind of things actually underpin these images in Canada and Britain, कि ना सिर्फ ये कि हॉलीवुड सिनेमा इस किस्म की इमेजेस दिखा रहा है, बल्कि कनाडा और ब्रिटेन का जो सिनेमा है उसमें भी इमेजेस ऑफ साउथ एशियंस जो है वो इसी किस्म की है. नाउ शी इज ट्राइंग टू से कि इसका जो उसने पोस्ट कॉलोनियल लिंक जो क्रिएट किया था, शी इज दिस पैरा ऑन द राइट साइड, बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा. इसमें शी इज जस्ट सेइंग कि इन ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट फिक्शन कंसर्निंग इंडिया, Kipling's works were becoming a defining strand. ठीक है, उसने कहा कि Kipling जो है he was a writer जो है, and Kipling said the Indian women represent a doubly dangerous strain, कि क्योंकि Indian woman is dangerous by virtue of her abundant fertility, क्योंकि इंडियन औरतें जो हैं या which also means कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी women abundant fertility because they produce a lot of children. If excited by the British male, could result in the creation of a mixed race. So you might have heard of Anglo-Indian, right? So basically white male की जो दूसरा threat था वो सिर्फ brown man की desire for white woman नहीं है. He is also talking about
कि किपलिंग ने ये कहा कि इफ ब्राउन वुमन इज अट्रैक्टेड टू वाइट मेल फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो है वाइट रेस जो है वो मिक्स्ड रेस प्रोड्यूस करेगी। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जिस तरह से किपलिंग लिख रहा है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे राइट नाउ वी टॉक अबाउट के जी हमने अगर कैट्स एंड डॉग्स पाले हुए हैं घर में, तो हाउ यू नो इफ दे आर पेडिग्रीज या फिर मिक्स्ड रेस काइंड ऑफ थिंग, एंड यू नो कि नोबडी वांट्स के जी मिक्स्ड रेस जो है वो मिक्स्ड रेस पपी को वो अडॉप्ट कर ले। So basically, you can understand कि यहाँ पे Kipling is actually pointing to same kind of threat. He's not bothered कि there could be some kind of attraction. He is just saying कि जी white man जो है if Indian woman is attracted to white male, so the result would be mixed race. Or if brown man has desire for white male, तो वो वाइट वुमन तो वो ये कह रहा है कि दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। उसके अलावा उसने एक तरफ तो ये कि उसने कहा कि शी इज डबली डेंजरस बिकॉज ऑफ हर फर्टिलिटी। दूसरी चीज उसने ये कहा कि शी इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, राइट, क्योंकि जो इवन इंडियन मेल है, एक तो उसने फर्टिलिटी को इंडियन वुमन की अट्रैक्शन विद वाइट मेल पॉइंट आउट किया, दूसरी तरफ उसने ये कहा कि इवन फॉर द मेल ऑफ हर ओन काइंड शी इज सो डिस्ट्रैक्टिंग कि जो फॉर एग्जांपल जो आपका जो ब्रिटिश राज की हम हर वक्त बात करते हैं ना, तो इफ इंडियन मेल इज अट्रैक्टेड टू इंडियन वुमन टू मच, सो हाउ वुड ही परफॉर्म द वर्क ऑफ द एम्पायर, यानी फिर वो राज का काम किस तरीके से करेगा। And finally, the Indian woman was the quintessential other, a woman as well as Indian. तो वो ये कह रहे हैं कि she is doubly dangerous, she is a woman and on top of it she is an Indian woman. तो otherness जो है वो डबल हो गई, क्योंकि if you know कि मेल और फीमेल राइवलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से woman is the other when we talk about male female rivalry, तो उसमें woman is the other, and in this case double other वो इस वजह से कह रहा है कि she is not only other as gender, she is also other as white against Indian, right? So basically she says कि from print to celluloid, जब आपकी ये फिल्म आना शुरू हुई हैं, उसने कहा कि राइडर हैगर्ड जो है ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर, उसके शायद आई थिंक दीज माइट बी शी सेइंग दीज आर हर वर्क्स, जिसमें उसने कहा किंग सोलोमन्स माइंस, शी, आयशा एंड अदर्स। तो उसने कहा कि ये फ्रॉम प्रिंट टू सेलुलॉइड वो ये बात कर रही है कि ये जो वर्क्स हैं राइडर हैगर्ड के, इसमें अफ्रीकन विमेन आर shown or represented as excessively sexual, fertile and dangerous. तो जो मैंने आपसे कहा था कि ओरिएंट में सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं है, ओरिएंट में there are women from Orient actually includes Africa के countries and the Middle Eastern countries and Indian, you know, like India, Pakistan and Bangladesh, etc. And I think something like 22 countries are included. I think number keeps on changing because war की वजह से जो USSR break हुआ and so many other countries evolved. So I would say कि कोई consistent number नहीं रहता, because as new countries appear, the overall number of countries in the Orient keeps on changing. So basically again she's saying कि जो discourses हैं, चाहे वो print में है या film में है, female appear as you know, like India became the female body on which the discourse of violence, rape and subjugation via colonization were inscribed. तो यहाँ पे तो वो पूरी country को as female कह रही है कि इंडिया का white male ने जो है वो इंडिया का rape किया. It is not surprising that, like imperialist fiction, American and British films have continuously valorized the rule of the Raj. तो मैंने आपसे सिंपली यही कह रही थी कि राज के लिए इवन इंडियन मेल की अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंडियन वुमन वाज वेरी डेंजरस, क्योंकि उनकी कंसर्न ये थी कि देन हाउ वुड ही परफॉर्म
the works of Raj. ठीक है, राज को जो चीजें चाहिए थी, how would he do that? Because he would be more interested in brown woman than performing tasks that the Raj might have assigned him. Right, in keeping with this tradition of domination, Indian men who were perceived as allies in the domination of the colonized country, you would know कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो domination जो हो रही थी इंडिया की, या जब वो कॉलोनी था, तो नेचुरली जो white male का नंबर था, या white men and women were not in sufficient numbers, तो रूल के लिए तो उनको इंडियंस ही चाहिए थे ना. If India had become a colony, it was not because too many white people were present in India. It was because brown people or Indians were actually helping white people in ruling India at the time. फिर उसने कहा कि उसने फिर कुछ फिल्म्स के नाम लिखे हुए हैं. बंगाल लांसर by Paramount 1936, The Black Watch, ये फॉक्स स्टूडियो की फिल्म है 1929, एंड गंगा दीन 1939. फिर एमजीएम की 1919 की फिल्म उसने मेंशन की सन ऑफ इंडिया, द रेन्स ऑफ रांचीपुर, जो कि एमजीएम की 1955 की प्रोडक्शन है. शी इज सेइंग कि ऑल दीज फिल्म्स एक्चुअली ग्लोरीफाई वेस्टर्न थॉट, जिसमें ईस्ट के जो लोग हैं, मेल फीमेल, उनको उनकी प्रिमिटिवनेस जो है वो वाइट की ग्लोरिफिकेशन में हेल्प करती है. राज कैन बी सीन इन सच ब्रिटिश फिल्म एज दी फार पवेलियन, अ पैसेज टू इंडिया, जूल इन द क्राउन, हीट एंड डस्ट, वेयर इम्प्लिसिट कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन आर प्रेजेंटेड एज ट्रूथ. तो वो जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस है, उसको ये फिल्म ट्रूथ एक्सरसाइज करती हैं. British are then presented as deeds of extreme personalities, right? तो जिसमें आप या फिर इवन अमेरिकन्स की अगर आप बात करेंगे, तो फिर यू वुड से कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया, या जो इवन जो ममी में आपको कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे, वो फिर दूसरी तरह के एक्सट्रीमली डिसेंट एक डिफरेंस जो है वहां पे एस्टेब्लिश हुई होगी. कोई क्वेश्चन है सो फार? एनी क्वेश्चन? No questions? All right. So basically, आपसे फिर वो simply यही कह रही है कि अगर if we keep on looking at these films, so you would realize कि जो पुरानी फिल्म थे, for example, जो इंडियाना जोन्स की कोई एग्जाम्पल दे रही है, जो जिस तरह 1921 की शीक वो कह रही थी कि white woman said कि I am not accustomed to obeying. तो और यहाँ पे उसने इसको मेंशन भी किया है कि Asiatic lies in a city underground. She who must be obeyed has the power of immorality. The white, तो बेसिकली उसमें यहाँ पे उसने एक गॉडेस को मेंशन किया एक्चुअली, कि गॉडेस जिसको who must be obeyed, right? And she has the power of immorality. तो फिर उसमें वो ये दिखा रहे हैं कि ये even the goddess जो है, she dies as she tries to revitalize herself in the fire of immorality. तो you can see कि even जो मुख्तलिफ फिगर्स हैं, जो कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, और जो एलन उसने कहा कि जो वाइट कैरेक्टर है वो इस फिल्म में जो कि 1935 की शी और 1965 की शी, a woman of color who appears in these films, उसने कहा कि शायद आई थिंक कि ये सीक्वल टाइप ऑफ होगा, जिसमें उसने कहा कि जी एलन जो वाइट मैन है, he actually watches this beautiful woman जो कि ईस्ट की वुमन थी, he watches her change into a horrific hag, right? तो moral of the story कि who dares to cross the boundaries of race, कि अगर ब्राउन वुमन के साथ एलन की रिलेशनशिप डेवलप हो जाती, जिसको किपलिंग ने पहले कहा कि these women are dangerous, क्योंकि उसकी वजह से there would be miscegenation और mixed race children will be produced, जो कि जिसको उसने कहा बुरा. तो if Alan's watches के this beautiful brown woman actually changes into a hag and is burnt in fire, तो उसके लिए गुड मैसेज ये था, या फॉर मैसेज फॉर अ वाइट व्यूअर,
कि do not cross boundaries of race in your relationships. उसके बाद उसने यहाँ पे ये एक फिल्म मेंशन की है द डिसीवर्स 1988, ये लेफ्ट साइड के कॉलम में आपको नीचे नजर आ रहा होगा, जिसमें उसने कहा कि विमेन आर अगेन प्रेजेंटेड एज एक्सोटिक एंड डेंजरस, राइट। तो बेसिकली उसने कहा कि ये ब्राउन वुमन जो है उस हर हस्बैंड हैज डाइड, और इंडियंस जो हैं वो औरतों को चूंकि सती कर देते हैं, लाइक woman would burn herself with the deceased body of her husband. तो ये जो वाइट मेल है वो उसकी जान बचाने के लिए ही appears before her, और उसको इस तरह से appear होता है कि she thinks कि her husband is alive, and when she gets a glimpse of him she thinks the husband is alive, so she does not commit herself to death or to sati, right. उसके बाद उसने एक और फिल्म मेंशन की जिसका नाम है ठगी, एंड शी सेइंग कि ठगी में एन इवल इनकार्नेट एक्सेसिवली सेक्सुअल एंड फ्रीक्वेंट bloodthirsty powerful woman female character appear होता है, जो कि again when you show a woman as incarnate excessively sexual frequent bloodthirsty, तो फिर नेचुरली जो व्यूअर है वो इस किस्म की इमेज देख के डरेगा, राइट। तो बेसिकली उसने कहा कि ये ठगी इज आल्सो प्रेजेंटिंग विमेन इन अ वेरी डेंजरस सेक्सुअल एंड ब्लडथर्स्टी मैनर। तो ghettoization of South Asian women into the role of sexuality जो है वो alluring entertainers appears in various other films, ठीक है। तो वो ये कहती है कि इस किस्म की जो ghettoization है, if you keep showing women as dangerous and bloodthirsty, तो फिर people would be scared of them. फिर again she mentions, ये top of middle column उसने सिर्फ ये mention किया कि रेमंड की फिल्म है in 1938 in Raymond Massey's Drums, फिल्म का नाम है ड्रम्स, ठीक है। साउथ एशियन विमेन आर ओनली शोन एज डांसर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, तो डांसर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स के तौर पे दिखाएंगे। तो अगेन जो कह रहा था एडवर्ड सईद के विमेन आर शोन एज सेंसुअल एंड डेंजरस, ठीक है। तो वो सेम इमेज जो है इज रीअसर्टेड। इंडियाना जोन्स का हमने एक सीन देखा था, आई थिंक गूगल क्लासरूम में इंडियाना जोन्स के कुछ और सीन्स पड़े हुए हैं जिसमें इवन वाइट वुमन इज ब्रॉट टू द टेम्पल टू डांस बिफोर द गॉडेस, राइट। तो क्योंकि टेम्पल्स को डांसेस के साथ एसोसिएट किया हुआ है, तो यू वुड सी कि अगेन सेक्सुअलिटी एंड डांस एंड टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन के जो थीम्स हैं दे आर निट टुगेदर, जिसका मतलब ये है कि आपने इस किस्म की मिस्टिसिज्म एंड सेक्सुअलिटी को वीव कर दिया अगेंस्ट सम गुड कॉज ऑफ वाइट पीपल। फिर उसने ये एक मेंशन की है, ये ब्रिटिश सीरीज है मैडम सुजैटिका, मिडिल पैराग्राफ में आपको नजर आ रही होगी, दिस इज अ 1988 प्रोडक्शन, राइट। तो उसमें दिस इंडियन वुमन जो कि शबाना आजमी इज प्लेइंग दैट रोल ऑफ मैडम सुजैटिका, शी लिव्स इन लंदन, यहाँ पे उसकी एक शॉप है वेयर शी सेल्स समोसा, राइट। तो वो कुकिंग का एक सीन है जिसमें मैडम सुजैटिका एक्चुअली ड्रॉप्स हर हेयर स्टैंड इनटू द समोसा। तो बेसिकली व्हेन शी ड्रॉप्स हर हेयर स्टैंड इन समोसा, तो एक्चुअली इट शोज कि जो इंडियन विमेन है वो तो हाइजीन कॉन्शियस भी नहीं है, दे आर सो डर्टी। On top of it, Madam Suzatica is actually too obsessed with her son's success, which actually implies कि ये लोग जो हैं वो immoral तरीके से अपने लिए सक्सेस गेन कर सकते हैं, because she would be please चाय ला देंगे, हाँ, she will be like communicating with different type of people who should help her son, like uske wo she is too obsessed with her son's success.
अगेन ये जो उसने फिर स्टार ट्रैक, आई थिंक ऑल ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टार ट्रैक, जो कि एक लो बजट प्रोडक्शन थी फ्रॉम 1970s। तो उसने कहा कि इन स्टार ट्रैक जहाँ पे आप साइंटिफिकली एडवांस्ड वर्ल्ड दिखा रहे हैं, जिस तरह हम अभी हमने एक सीन देखा था उसमें बैक टू द फ्यूचर में भी, कि साइंटिफिकली एडवांस्ड लोग दिखा रहे थे। तो शी इज सेइंग कि स्टार ट्रैक जो सीरीज थी, टीवी सीरीज, उसमें देयर वाज वन इंडियन कैरेक्टर, कम्बैटा, पर्सियस कम्बैटा। तो पर्सियस कम्बैटा साइंटिफिकली एडवांस्ड होने के बावजूद शी इज ऑब्सेस्ड विद हर सेक्सुअलिटी, जो कि इतनी ऑब्सेस्ड है कि जो उसके साइंटिफिक एक्सपेडिशंस या वेंचर्स जो हैं, उन तमाम चीज़ों को उसकी सेक्सुअलिटी जो है वो ओवरराइड करती है, राइट, कि वो अपने साइंटिफिक पर्पस को पीछे छोड़ देगी व्हेन शी इज इन नीड ऑफ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो बेसिकली वो ये कह रही है कि गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी these films actually show कि because she is an Indian or she is from this part of the world, she is into esoteric arts of sexuality. So basically जो emphatic qualities जो हैं उसकी जो scientific knowledge है, that becomes lesser in front of her sexual needs. तो इनफैक्ट इसमें जो अमेरिकन या हॉलीवुड फिल्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करेंगी एक्सोटिका और इरोटिका ऑफ women from this part of the world, which means everything else, science, knowledge or goals would be less important for women and men from this part of the world. So basically then it says these are the types of stereotypes जो कि अमेरिकन फिल्म जो है वो शो करेगी ऑफ women and men from this part of the world, और कुछ नहीं करेगी तो एटलीस्ट इट वुड शो women as submissive, as victim of patriarchal structures such as arranged marriages, domestic violence and cultural conflict, a refugee and exotic erotic creatures. तो बेसिकली या फिर वो इन औरतों को रेफ्यूजीज की शक्ल में दिखा देगी और will show them as submissive victims of patriarchal societies. In other words, फिर इस चीज को उसने एक मेंशन किया कि ये एक मीरा नायर, आई थिंक यू मे हैव हर्ड ऑफ हर, शी इज अ वेरी फेमस फिल्म मेकर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो मीरा नायर ने ये फिल्म बनाई 1992 में, विच इज जस्ट बिफोर द टर्न ऑफ द सेंचुरी, मिसिसिपी मसाला, जिसमें वो दिखा रही है कि एक इंडियन वुमन जो है शी वांट्स अ रिलेशनशिप विद डेंजल वॉशिंगटन। तो डेंजल वॉशिंगटन के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए दिस वुमन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट हर ओन कल्चरल नॉर्म्स, राइट। तो इंडियन वुमन जो कि अमेरिका में रह रही है, जब तक वो अपने कल्चरल नॉर्म्स को रिजेक्ट नहीं करती, शी कैन नॉट मैरी दिस गाय जो कि हालांकि अफ्रीकन ओरिजिन का है। तो उसके लिए शी मस्ट एक्चुअली reject her cultural norms, South Asian norms, to marry this character Denzel Washington in the film. तो बेसिकली उसको उन्होंने अमेरिका के रहने की वजह से उसको एडवांस्ड कल्चर का हिस्सा तो दिखाया, but for becoming part of the advanced culture she actually has to reject her own culture while living in America. So Mississippi Masala के point of view से these are the kind of things that she has been emphasizing. और again she says कि submissive women are shown as submissive, tradition bound, weak and victimized, जो कि वेस्ट ने जो इमेज फॉर्म की हुई है कि वो वेस्ट इज अ प्रोग्रेसिव एंटिटी और ईस्ट जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है। तो when you show women as submissive, weak and victimized, तो फिर वेस्ट की जो प्रोग्रेसिव एंटिटी की इमेज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट। सो विच मीन्स के आपका जो कॉलोनियल एक हिस्टोरिकल इमेज क्रिएट हुई है वो फर्दर लेजिटिमाइज हो जाती है, राइट। सो बेसिकली दीज थिंग्स एक्चुअली एम्फसाइज के जो हॉलीवुड फिल्म्स हैं जो वेस्ट में प्रोड्यूस हुई फिल्म हैं वो थर्ड वर्ल्ड को शो करती हैं, थर्ड वर्ल्ड एज अ सिस्टम
a system of locked in a system of representation that defines it as female, other, chaotic, primitive and emotional. राइट तो इसमें ये आप देखें यहाँ पे उसने लिखा कि ये chaotic, primitive and emotional जो कहा है, इसको कहा है विल्सन एंड गुटरेस ने. ये मैं आपसे जब कहती हूँ ना कि इंटेक्स्ट साइटेशंस दें, तो ये इसमें यहाँ पे विल्सन एंड गुटरेस का नाम लिखा हुआ है कि दे आर सेइंग कि थर्ड वर्ल्ड इज प्रिमिटिव, chaotic, अदर थर्ड वर्ल्ड इज लाइक अ वुमन, इट इज इमोशनल. ठीक है, तो ये तमाम images are used as for exploitative domination और जो कि अदर नेशन का या वेस्टर्न नेशन का कल्चरल फैब्रिक जो है उसको एम्फसाइज कर देती है एंड एज सुपीरियर, और थर्ड वर्ल्ड का जो कल्चरल फैब्रिक है वो एम्फसाइज कर देती है एज inferior, right? So in this historical context, imperialist thought or imperialist colonial mentality is also emphasized, or and it legitimizes जो भी वेस्ट का perspective है about like West में individualization is very important, women's freedom is very important, और ये तमाम जो हैं we can look at all these things as in their historical specific connotation. I think जो शीख में भी this woman said कि जी I am not used to obeying orders. तो ये तमाम जितने भी concepts जो हैं they are emphasized through the Hollywood film etc. और the chain of associations has become entrenched over time. तो जो कि हफीज क्या नाम था, एडवर्ड सईद भी यही कह रहा था कि these are historically perpetuated. तो ये थीम्स जो हैं वो हिस्टोरिकली चूंकि परपेचुएट होते रहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड कि ईस्ट इज नॉट लाइक दिस. और जैसे कि सईद आपको ये कह रहा था कि द वे दे हैव बीन राइटिंग अबाउट ईस्ट, वो सिर्फ ये एम्फसाइज करता है कि ईस्ट हैज नॉट changed or developed over 200 years. जो जेरार्ड बिन नेवाल की बुक थी या लेन की पोइट्री थी, उन सारों में और फिर पेंटिंग्स में everywhere Eastern women are shown as exotic, sensual and dangerous. They distract male, they are highly fertile, they produce too many children, जिसकी वजह से ईस्टर्न मेल और फीमेल पे रैम्पेंट सेक्सुअलिटी जो है वो ब्लेम की गई, एंड इट वाज फाउंड दैट दे कैन नॉट परफॉर्म larger than life goals for humanity, for the purpose of humanity, because they would be too interested in having the sexual relationships or they will be distracted from real tasks. जी कोई क्वेश्चन है? Any question about or any comment about the images that the spectacle has created? जी comments? No comments? Any other question? Otherwise I will close the session. All right, take care, stay safe.